आपके 7.5 ही चल रहे हैं तभी आपको कोर्ट आना पड़ेगा, जीवन बर्बाद हो जाता है। You have to prove and provide him in front of the magistrate within 24 hours. अगर मैं आपसे कहूं कि एक झूठा केस आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, तो क्या आप मानोगे? इसी तरह के सवाल हम पूछेंगे एक लॉयर से जो रोज कोर्ट में जाते हैं और ये सब देखते हैं। जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, उसके जवाब हर आम आदमी को पता होने चाहिए, तो इसीलिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम है निखिल चौधरी और आप देख रहे हैं लैक्स विद निखिल। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट वैभव दीक्षित, जो कि कानपुर जिला न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करने वाले एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। तो सर, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है और हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Nikhil, and it is my pleasure to be a part of this podcast. शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्या कोर्ट का चक्कर मौत से भी खराब है? बिल्कुल, आपके 7.5 ही चल रहे हैं तभी आपको कोर्ट आना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि आज आपके पास एक एडवोकेट का नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना चाहिए। आपकी सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो कोर्ट का चक्कर बहुत खराब होता है। सर, आज के टाइम में ऐसे कौन से केसेस हैं जो सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं? 498A क्रुएल्टी। पति पत्नी के बीच में कोई छोटी सी मनमुटाव हो गया और पत्नी ने सीधे पुलिस के पास जाके 498A का एक झूठा केस डाल दिया, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या सच में कोई भी किसी पर झूठा केस डाल सकता है? बिल्कुल, आज के समय में झूठा केस डालना बहुत आसान है। कोई उसके लिए अपराध या कोई उसके लिए खास प्रोविजंस भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर एक झूठा केस डाल रहा है, तो बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर्ड। तो सर, आगे के जो क्वेश्चन है वो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे दर्शकों ने हमको दिए। तो पहला क्वेश्चन है, पुलिस बिना वारंट घर में आ सकती है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल भी है। पुलिस के पास कुछ पावर्स हैं। स्पेशल केसेस, खास परिस्थितियों में पुलिस बिल्कुल आपके घर आ सकती है। पुलिस वहां आके छानबीन भी कर सकती है, और अगर आपने पुलिस को रोकने की कोशिश करी तो आपको इस जुर्म में कि आप एक सरकारी अधिकारी को उसका कार्य निर्वाह करने से रोक रहे हैं, वो आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। मगर इस बात का ध्यान रखना होगा निखिल कि ये आम तौर से कार्य नहीं करा जा सकता। पुलिस बंधी हुई है, उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑफेंसेस के लिए ही एक प्रॉपर पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो अप करके ही इस टाइप का कोई एक्शन लेने की परमिशन है। आमतौर से अगर कोई आपको दरोगा कॉल करके डरा रहा है, धमका रहा है या ऐसी कोई भी बात बोल रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीएनएसएस और पुरानी सीआरपीसी में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से आपके लॉयर आपकी मदद कर सकते हैं और रातों रात आपको घर से कोई नहीं उठा सकता। तो सर, अगला कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस जबरदस्ती साइन करवा लेती है तो क्या वो लीगल है? नहीं, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान या किसी भी तरह के अगर आपके कागजों पे आपसे साइन कराया जा रहा है तो पहले आप मना कर सकते हैं। दूसरा, अगर मजबूरी में आपने कोई बयान दिया भी है या आपने किसी चीज़ पे कागज़ पे साइन करा भी है तो उसकी सार्थकता नहीं होती। तीसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है और बहुत वहम हो रहा है या डर है कि पुलिस ने किसी गलत कागज़ पे साइन कराया है, तो आप अगले दिन अपने वकील साहब के साथ मिलके उसका एक रिट्रैक्शन फाइल कर सकते हैं। रिट्रैक्शन आपको आपके वकील साहब समझा देंगे कैसे बनता है, क्या होता है, वो बड़ा आसान होता है। सर, एक आम आदमी को अरेस्ट होते वक्त कौन कौन से राइट्स हैं जो पता होने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक आम आदमी को जब भी गिरफ्तार करा जा रहा है तो सबसे पहले तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी जा सकती, उसे किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उसे एक एक समाज के सभ्य व्यक्ति की तरह लाया जाएगा और कस्टडी में लिया जाएगा। सेकेंडली, उसको बताया जाएगा कि उसको किस वजह से गिरफ्तार करा गया है। उसके परिवार वालों को और उसके सगे संबंधियों को सूचित करा जाएगा ताकि प्रॉपर कार्रवाई आगे करी जा सके। अगर वो नहीं जानता है या उसका कोई एडवोकेट नहीं आ रहा है तो उसको एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा जो उसको बेल का सारा प्रोसीजर बताएगा।
पुलिस भी इस बात में किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाएगी। प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा ताकि ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करी जाए कि उसके साथ कोई चोट लगी है या उसे कस्टडी में तो कुछ नहीं मारा गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे आप इंडेफिनेटली कस्टडी में नहीं रख सकते। यू हैव टू प्रूव एंड प्रोवाइड हिम इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर अंदर द पर्सन शुड बी ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। उसे आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा और पेश करना होगा ताकि मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर अगली कार्रवाई निर्धारित कर सके। तो सर, अगर किसी इंसान पर, किसी आम आदमी पर कोई फाल्स केस डाल देता है, कोई झूठा केस डाल देता है, तो उस झूठे केस से बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे देश में आजकल फैली हुई है, झूठा मुकदमा। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा डाला गया है तो निखिल बचना बहुत कठिन है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। जसलीन कौर बनाम सरताज सिंह का केस हुआ था, 2015 की बात है। जसलीन कौर का केस इस वजह से फेमस है कि जसलीन कौर ने सरताज सिंह या सरवोज सिंह करके नाम था उस व्यक्ति के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया था हैरेसमेंट का। फेसबुक पे उसने अपनी ये फोटोज डाल दी कि मेरा हैरेसमेंट हो रहा है। कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया और एक पूरा का पूरा महकमा स्टार्ट हो गया, एक पूरा का पूरा ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट हो गया कि इस लेडी के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उसका केस डला। सबसे पहले तो लोअर कोर्ट में डला। जब लोअर कोर्ट में केस डला तो जसलीन कौर कभी अपीयर नहीं करी। विटनेसेस के बयान आए तो उससे पता चला कि पूरा का पूरा एक आपसी रंजिश का केस था जो झूठा केस बना के डाल दिया गया। 4 साल बाद वो केस से अभियुक्त बरी हुआ। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। वो इनोसेंट पाया गया। इनोसेंट पाने के बाद उस बेचारे ने झूठा मुकदमा डालने के लिए जसलीन कौर के ऊपर 340 सीआरपीसी में परजरी का केस करा। परजरी होता है जब कोई झूठा मुकदमा डालता है। पता है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मैटर को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि सही रेमेडी है मानहानि का केस डालना। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि झूठे मुकदमे करने वालों पे ज्यादा कोर्ट कार्रवाई करता नहीं और इसके लिए आपको शुरुआत से सजग रहना पड़ेगा कि किस तरीके से काम हैंडल करा जाए। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना लीगल प्रूफ बन सकता है या नहीं? आज के समय में बन सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला था उसमें 65B का प्रावधान था जिसमें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर लेके एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है तो 65B का सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगेगा एंड देन वो वीडियो एविडेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। तो हाँ, एविडेंस तो बन सकता है। सर, कुछ क्वेश्चन है वो वोमेन्स लॉ से रिलेटेड है। क्या हर लड़की का केस ऑटोमेटिकली कोर्ट में सही माना जाता है? एक धारणा तो है कि अगर लड़की कह रही तो सच ही कह रही होगी। तो ये तो है, लड़कियों के द्वारा जब केसेस डाले जाते हैं तो प्रथम दृष्टिकोण में प्राइमा फेसाई उन्हें करेक्ट माना जाता है और इसीलिए आजकल मैट्रिमनी केसेस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। घर में छोटी सी बात पे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, वाइफ बिना कुछ सोचे समझे उस बात को बिना सुलझाए हुए ठंडे दिमाग से लड़ाई के एक उद्देश्य से सीधे थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंची तो उसने दबाव बनाया और उसकी एक तहरीर पे 498A क्रूएल्टी का केस बन गया। इसके बाद दहेज का केस, 125 सीआरपीसी का केस एक बुके की तरह चलता है। वाइफ पति के पास रहती नहीं है, वो अपने मैके जाके रहने लगती है और ये केसेस चालू हो जाते हैं। आम आदमी इसमें पिसता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 498A में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है तो फिर असली मुकदमे कैसे होते हैं? ये बहुत सही सवाल है। झूठे मुकदमों के कारण कई बार असली कहानियां दब जाती हैं। देखिए निखिल, 498A उसमें ऐसे ऑफेंसेस आते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। पहले ज़माने में आप सुनते होंगे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ पति ने शराब के नशे में आके पत्नी को खूब मारा, उसे थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे, उसे इतनी चोटें मारी कि उसके शरीर पे निशान पड़ने लगे और ये रोज़ की बात बन गई है। कुछ ऐसी चीज़ें क्रूरता में आती हैं, ये आते हैं जो 498A में फॉल करते हैं। जहाँ किसी बेटी की शादी के बाद उसका पति उसे सिर्फ इस बात के लिए परेशान कर रहा है कि तुम नहीं लाई इतना पैसा, तुम दहेज नहीं लाई हो, वहां पे डाउरी एक्ट लगता है कि आप एक दहेज पे दहेज मांगे जा रहे हैं।
लेकिन वो परिस्थितियां अलग होती हैं और छोटे-छोटे मनमुटाव में आपने एक झगड़ा कर लिया, वो चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि राई का पहाड़ बन जाता है। तो अगर सर मिसयूज हो रहा है, तो मिसयूज के जेन्युइन केस में हस्बैंड क्या कर सकता है? अगर किसी पति को ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी उसे धमकी दे रही है या किसी तरह से उसकी पत्नी उसके खिलाफ एक झूठा 498 ए का केस डाल सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे सबसे पहले विधिक राय की ज़रूरत पड़ेगी। उसे एक अपने एडवोकेट के साथ बैठना चाहिए, पत्नी को इन्फॉर्म करना चाहिए, पत्नी के साथ एक मीडिएशन सेशन करना चाहिए या फिर साथ ही साथ वो इसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट सेशन भी बुक कर सकता है। इनके प्रॉपर पेपर वर्क उसे रखना चाहिए और अगर इन सब सिचुएशंस के बाद भी वाइफ एक झूठा मुकदमा 498 ए का डालती है, तो अपने वकील के थ्रू ये सारे पेपर्स उसे कंसर्निंग ऑफिसर को पुलिस थाने में जाके देने चाहिए कि दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल केस ऑफ मिसयूज़ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और उसे किसी भी तरह से दबाव में नहीं आना चाहिए। तो सर इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद आपको क्या लगता है कि लॉयर बनना ग्लैमरस है या स्ट्रगल भरा? मेरे ख्याल से लॉयर बनना बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है और ज़िम्मेदारी के साथ-साथ जो चीज़ आती है वो आती है कठिनाई। ज़िम्मेदारी निर्वाह करने का जो रास्ता होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है और शायद इसीलिए कहीं न कहीं ये स्ट्रगलिंग भी बन जाता है। क्योंकि पैसा तो हम लोग कमा ही लेते हैं, मगर अपने मुवक्किल के प्रति जो हमारा दायित्व होता है, उसको डिस्चार्ज करने में एक वकील की पूरी की पूरी शक्तियाँ लग जाती हैं, पूरा का पूरा कमिटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सो येस, इट इज़ अ स्ट्रगलिंग प्रोफेशन। तो सर आज का जो यूथ है वो लॉ क्या सोचकर चूज करे? आज के यूथ को ये समझना पड़ेगा कि लॉ बाहर से भले ही कितना ग्लैमरस दिखे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। तो अगर वो इस ग्लैमर के साथ-साथ ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, वो अपना फुल टाइम कमिटमेंट के लिए तैयार है, तब वो ज़रूर लॉ ले सकता है और एक समाज के प्रति एक अच्छे नागरिक होने की ज़िम्मेदारी निभा सकता है। अपनी अपनी नॉलेज से, अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ये लोगों की मदद कर सकता है। बट ये ज़रूर याद रखें कि ये उस प्रोफ़ेशन आईएएस प्रोफ़ेशन या किसी और सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि आपको एक बढ़िया तनख्वाह मिलेगी और आप ये सोचो कि आपको कोई प्रेशर नहीं लेना होगा। पैसे आपके पास आएँगे, आपको ग्लोरी बहुत मिलेगी, बट जो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा वो है एक एक्सपेक्टेशन और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने का प्रेशर। एक केस जीतने के बाद लॉयर को कैसा फील होता है? 7वें आसमान पे हो जाता है वकील, जब अपना पहला केस जीतता है। मगर सबसे बड़ी जो उसकी परीक्षा आती है वो पहला केस जीतने के बाद ही आती है। क्योंकि जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती तब तो आप बहुत एहतियात बरतेंगे। जब आप थोड़ा-सा साइकिल चलाना सीख जाएँगे तो आप ओवर स्पीडिंग करेंगे और ओवर स्पीडिंग में होती है दुर्घटना। तो जब आप अपना पहला केस जीत जाएँ तो आप और विनम्र हो जाएँ और ज़्यादा सतर्क हो जाएँ कि आप किसी काम को जब करने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। ऐसा ना हो कि पहला केस आपका आखिरी केस बन जाए। तो सर केस लेट होने का असली रीजन क्या होता है? जज, लॉयर या सिस्टम? किसी भी केस के डिले का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही है और वो है सिस्टम। आपको उदाहरण दे सकते हैं। वही केसेस दिल्ली में कितनी तेज़ी से होते हैं और हमारे यूपी, बिहार में वो केस कितने सालों तक चलते हैं। वही केस वही सुप्रीम कोर्ट में कितनी जल्दी हो जाता है, हाई कोर्ट में शायद थोड़ा टाइम लगे, लोअर कोर्ट में नंबर नहीं आता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सिस्टम। इसका कारण है पावर और शक्तियाँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी ज़माने में लोअर कोर्ट्स बोला जाता था। आज उनको सबऑर्डिनेट जुडिशरी हटा के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोला जाता है। लेकिन पावर्स आज भी उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए उनके एक समन पे आपको दिखता है कि नोटिस ही सफिशिएंट नहीं हो पाया। ऑपोजिट पार्टी को आने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नोटिस ही नहीं तामील हो पा रहा है। वहीं हाई कोर्ट किसी सीनियर रैंकिंग डीएम या एडीएम को भी एक बार तलब करे तो पूरा का पूरा महकमा पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में तो अगर नोटिस इशू होता है तो न्यूज़ की सुर्खियां बन जाती हैं। ये प्रॉब्लम सिस्टम की है कि सिस्टम में कोर्ट्स को पावर नहीं दी गई है। दिल्ली के कोर्ट्स को शायद थोड़ी ज़्यादा पावर है। पावर क्या है, उनके पास ज़्यादा अच्छा सिस्टम है तो ज़्यादा अच्छी पावर को वो उसी पावर को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में हालत जिला न्यायालयों की बहुत खराब है, पावर्स वही हैं, उनको यूज करने में बंदिशें आती हैं, इफेक्टिविटी नहीं हो पाती है। यही एक कारण है। डिले इज द चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो क्या पैसे से इंसाफ पाया जा सकता है? नहीं, पैसे से आप इंसाफ खरीद नहीं सकते। इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है, सच को तपना पड़ता है, सोने की तरह निखरना पड़ता है। उसी तरीके से वकालत में आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है। पहले आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में लड़िए, वहां से जीतिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, वहां से जीतिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए और वहां से जीतिए। डिक्री बन गई तो सही, नहीं तो उसके बाद इजरा कराइए। तो हाँ, आपको लड़ना पड़ता है। पैसे से आप इंसाफ खरीद नहीं सकते, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी होता है इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। कि लड़ाई लड़ने में लगता है पैसा, और कई बार जिसके पास पैसा होता है वही इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाता है। और कहीं ना कहीं फिर वही मुझे कसीदा याद आता है जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब कभी बोल के गए हैं, litigation for poor need not be poor litigation, and therefore what is required is money. Unfortunately, but yes, money. तो सर, कोर्ट में सबसे कॉमन गलती जो क्लाइंट करता है? अब क्योंकि जो आपका पिछला सवाल था, इस सवाल का जवाब भी थोड़ा थोड़ा उससे जुड़ा ही हुआ है। कोर्ट में जो सबसे बड़ी गलती कोई भी मुवक्किल करता है वो होता है 4 पैसे बचाने के चक्कर में एक अच्छा वकील नहीं करना, या अपने वकील को प्रॉपर फीस ना पे करना। कई बार देखा गया है कि अच्छे अच्छे मुकदमे जहां रिलीफ मिल सकती है, वहां क्लाइंट या मुवक्किल क्या करते हैं, वो 4 वकीलों के पास जाते हैं, उनसे धनिया मोलभाव करते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें गूगल से पढ़ के एक वकील से दोस्ती यारी में बात करके उसे कुछ पैसे दे के उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा मुकदमा वो जीत जाएंगे। नहीं साहब, ऐसे काम नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरीके से है कि काम इस तरीके से नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी किसी भी मुकदमे में अगर आपने ढंग का वकील नहीं करा, या आपने उससे शुरुआत में ही प्रॉपर फीस पूरे मुकदमे की तय नहीं करी है। इफ यू डोंट डू दैट, देन यू आर गोइंग टू फेस द पेरिल। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होगी। तो सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर। जेल या बेल? बेल। ट्रुथ या एविडेंस? एविडेंस। लॉ बुक या एक्सपीरियंस? अनुभव। पुलिस प्रेशर या पब्लिक प्रेशर? पुलिस प्रेशर। अभी इस रैपिड फायर में आपने एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, पुलिस प्रेशर या पब्लिक प्रेशर, तो आपने उसमें पुलिस प्रेशर क्यों लिया? पब्लिक प्रेशर एक सॉफ्ट एफर्ट होता है। समाज में प्रदर्शन होते हैं, दबाव बनता है, मगर पुलिस अगर निष्पक्ष हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस ही पक्षपात करने लगे तो चाहे पब्लिक प्रेशर हो ना हो, पुलिस कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत कर ही देगी। दूसरी तरफ अगर पुलिस निष्पक्ष नहीं है और आपके खिलाफ कुछ गलत कर रही है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप बच सकते हो। इसके बहुत सारे केसेस हैं। आप हमारे जितने पॉलिटिशियंस के केसेस होते हैं वो उठा के देख लीजिए। आप जेसिका लाल हत्याकांड देख लीजिए, मधुमिता हत्याकांड देख लीजिए, कितने रेप होते हैं। क्या सब में पुलिस एक्शन होता है? नहीं। लेकिन जिनमें पुलिस एक्शन हो जाता है वहां पे झूठे केस भी लोगों को फंसा देते हैं, जैसे जसलीन कौर। तो हाँ, पुलिस एक्शन। आज के इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक ही एडवाइस आप पूरे देश को देना चाहें तो वो क्या होगी? आपके मोबाइल में एक डॉक्टर का नंबर ज़रूर होना चाहिए, और लोगों के मोबाइल्स में होता भी है। आपके मोबाइल में एक इमरजेंसी कॉलर होना चाहिए, जहाँ पे आपका कोई सगा संबंधी, किसी भी मुसीबत पे आपका कोई दोस्त जो आ सके। और इसी तरीके से इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड एंड वेरी मैंडेटरी दैट यू शुड हैव एन एडवोकेट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपके संपर्क में एक अधिवक्ता का नंबर ज़रूर होना चाहिए, एक विश्वसनीय अधिवक्ता जिसको आपके जिले के सारे तरह के मुकदमे डील करने आते हो। एक फुल सर्विस एडवोकेट, सिर्फ फौजदारी या दीवानी या टैक्स का नहीं, एक फुल सर्विस विश्वसनीय ट्रस्टेड 24/7 अवेलेबल एडवोकेट आपके पास होना चाहिए। आपको नहीं पता किस चौराहे पे या किस अगली गली में कौन सी मुसीबत खड़ी है,
क्योंकि सिस्टम पे तो भरोसा करा नहीं जा सकता। ऐसे में वो वकील ही होगा जो आपकी एक कॉल पे आपको बचाने आएगा। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय देने के लिए। Thank you so much, Nikhil. It was a pleasure joining you and your viewers. My best wishes to both of you. तो आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि सिस्टम का और पुलिस का भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक विश्वसनीय अधिवक्ता का होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं निखिल चौधरी आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। लैक्स विद निखिल।